आज के अपने इस क्लास में हम समझेंगे ज्वार भाटा को। ये क्लास हमारी जो ओशनोग्राफी की चल रही थी, जो समुद्र विज्ञान की चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा अगला चैप्टर होगा ज्वार भाटा, हमें उसको समझेंगे। ठीक ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर क्लास पसंद आए, चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई अगर सुझाव है या कोई डाउट अगर आपको क्लियर करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं रिप्लाई दूंगा आपको निश्चित तौर पे। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो है कि टॉपिक वाइज पर डे रोज़ क्विज कराई जाती है एक निश्चित समय पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए समय न लगाते हुए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक अपना, जो है कि ज्वार भाटा। देखिए, ज्वार भाटा सबसे पहले कहते किसको हैं, होता क्या है, ये सारा कुछ समझेंगे। देखिए, महासागरों में जितने भी जल भरे हुए हैं, सागरों में जितने भी जल हैं, उन जल में क्या होती है, गतियाँ होती हैं। तो महासागरीय जल में गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, देखिए। तो सबसे पहला, जब महासागरीय जल गति करता है तो उसके कई रूप होते हैं। उसमें से जैसे धाराएं उत्पन्न होती हैं, इसके अलावा ज्वार भाटा देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें लहरें देखने को मिलती हैं, ठीक ना। धाराओं को पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस क्लास में पढ़ेंगे ज्वार भाटा और इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे लहरें। ठीक है, महासागरीय लहरों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ज्वार भाटा को, कि ज्वार भाटा क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। समझिए। देखिए, जब समुद्र का पानी ऊपर की तरफ उठता है किनारों पे टकरा करके, तो उसको हम कहते हैं ज्वार। क्लियर। उसको हम टाइड का नाम देते हैं। जब यही पानी जब वापस फिर से आता है तो हम इसको कहते हैं भाटा। ठीक ना। यानी कि ऊपर चढ़ने को ज्वार और पानी समुद्र तल के नीचे जाने को भाटा कहते हैं, यानी कि एब कहते हैं। समझिएगा। समुद्र के पानी के ऊपर उठने को ज्वार और समुद्र के पानी के नीचे आने को भाटा कहते हैं। तो होता है ऐसा क्यों, ज्वार भाटा क्यों आता है, बड़ी बड़ी लहरें क्यों आती हैं, तो उसके लिए 1687 में न्यूटन महोदय ने ज्वारोत्पादक बल की चर्चा की। ज्वारोत्पादक बल के बारे में बताया, यानी कि टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स के बारे में बताया। और न्यूटन महोदय ये बताते हैं, सबसे पहले तो न्यूटन महोदय का एक और नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इनका सबसे पहले समझ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। न्यूटन महोदय ने बताया था कि कोई भी ब्रह्मांड में उपस्थित दो पिंड, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जिस आकर्षण शक्ति से ये दोनों पिंड एक दूसरे को खींच रहे हैं, उस आकर्षण शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझिएगा। अर्थात ये एक पिंड हो गया और ये एक दूसरा पिंड हो गया, ये पिंड भी इस पिंड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसको वापस बुला रहा है, और ये वाला पिंड भी क्या कर रहा है, इस पिंड को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हम इसका नाम दें पिंड ए और पिंड बी, तो ए क्या कर रहा है, बी को अपनी तरफ खींच रहा है, और बी क्या कर रहा है, ए को अपनी तरफ खींच रहा है। ये न्यूटन महोदय ने बताया था। ठीक है। इसके अलावा ये समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, दो पिंड आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं।
तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि दो पिंडों के ऊपर स्थित कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु वो भी खिंचाव महसूस करेगी। अगर दो लोग पास में बैठे हो ना, तो ये दो लोग भी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता। जैसे आप अगर किसी के पास बैठे हों या कहीं पर भी हों, तो आप भी उसको खींचेंगे और वो व्यक्ति भी क्या करेगा, आपको खींचेगा। लेकिन आपको या हमें इस बात का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो न्यूटन महोदय ने बताया था कि हमारा चूँकि द्रव्यमान बहुत कम होता है, हमारा जो मास है वो बहुत कम है पिंडों की अपेक्षा। जैसे पृथ्वी की बात करें, सूर्य की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो इन लोगों का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के खिंचाव का, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि हम लोग इतना द्रव्यमान बहुत ज़्यादा मतलब नगण्य है, कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले हमारा द्रव्यमान, इसलिए हम अनुभव नहीं करते। देखिए, तो ज्वारोत्पादक बल होता क्या है, इसको समझने के लिए एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल समझना पड़ेगा, और दूसरा अपकेंद्र बल, ठीक ना, दूसरा अपकेंद्र बल। यानी कि अभिकेंद्र बल जो बल बाहर से केंद्र की ओर लगता हो, जो बल बाहर से, मतलब कि देखिए, मतलब कि जैसे अगर हम बनाएं, ये एक पिंड यहाँ बना देते हैं, ठीक ना, बाहर से अंदर की तरफ जो बल लग रहा है वो होता है अभिकेंद्र बल, और अंदर से बाहर की तरफ कोई बल कार्य कर रहा है वो होता है अपकेंद्र बल या अपसारी बल। मतलब अंदर से चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकना क्या हुआ, अपकेंद्र हुआ, और बाहर से चीज़ों का अंदर की तरफ आना ये क्या हुआ, अभिकेंद्र हुआ। तो कोई भी पिंड अगर घूम रहा है, ठीक ना, जैसे आप कोई कंकड़ या कोई चीज़ हवा रस्सी में बांध कर दे, जैसे ये मार्कर है मान लीजिए, इसको हम रस्सी में बांध लें और बांध करके हम ऐसे ऐसे घुमाएं इसको, तो हम जब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अगर वो रस्सी में ये बंधा हुआ है तो ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन रस्सी छूटते ही ये क्या करेगा कि दूर की दिशा में चला जाएगा, ठीक है, ये इससे दूर चला जाएगा। तो वो क्यों जाएगा, अपकेंद्र बल के कारण, ठीक ना। हमारी पृथ्वी घूम रही है, हम सब लोग पृथ्वी पे मौजूद हैं, पृथ्वी हमारी घूम रही है, तो सभी लोग हम लोग पृथ्वी पे मौजूद हैं और पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, घूम रही है। इससे जो हमारा एक्चुअल वेट है वो कम लग रहा है ना। इससे जो हमारा एक्चुअल वेट है वो हमको कम समझ में आता है। क्यों? क्योंकि घूमने से लगातार हम बाहर की तरफ, ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ हो जाएंगे, ठीक ना, ये कारण होता है। तो वो होता है अपकेंद्र बल। तो समझिए, पृथ्वी यहाँ पर है और पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा क्या कर रहा है, लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। हम ये जानते हैं कि ज्वार और भाटा के आने का कारण सूर्य और चंद्रमा है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा दो पिंड ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा दो पिंड ऐसे हैं जो ज्वार भाटा के आने का कारण होते हैं। इनकी आकर्षण शक्ति होती है, ठीक। इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सूर्य भी पृथ्वी पर अपना बल लगाता है, चंद्रमा भी पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ठीक ना। एक बात समझिएगा, हम सामान्य तौर से ये भ्रांति रहती है, सामान्य तौर पर ये भ्रांति होती है, और आप भी शायद यही जानते होंगे कि चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जो है कि समुद्र का पानी खिंच जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का पानी खिंच जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आकर्षण बल इसका कारण है ही नहीं, समझिएगा। आकर्षण बल इसका कारण है ही नहीं। तो कारण क्या है? कारण है ज्वारोत्पादक बल। तो ज्वारोत्पादक बल यानी कि टाइडल प्रोड्यूसिंग फोर्स होता क्या है, इसी चीज़ को हमें समझना है। हम इस चीज़ को समझेंगे कि ज्वारोत्पादक बल होता क्या है, समझिएगा। देखिए, यहाँ पर हम सूर्य और चंद्रमा की बात करेंगे।
देखिए सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत दूर है, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। हालांकि सूर्य बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इतना ज़्यादा दूर है कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता नहीं है। तो प्रभाव पड़ता किसका है? चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास में स्थित है, इसलिए चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं, आप भी सोचेंगे कि जब आकर्षण बल इसका कारण है ये नहीं है, तो मैं बार बार गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण की बात कर क्यों रहा हूँ? इसी चीज़ को तो समझना है। समझिए, देखिए ये चीज़ तो क्लियर कर लीजिएगा कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव होता है, लेकिन आंशिक रूप से। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्वार भाटा में सूर्य का योगदान नहीं होता, ज्वार भाटा में सूर्य का योगदान होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि चंद्रमा का। अर्थात चंद्रमा का योगदान ज्वार और भाटा में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, सूर्य का कुछ कम होता है। होता कितना है? क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा, 4/9, 4/9 भाग जो है कि चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य का होता है, यानी कि बहुत कम होता है। चंद्रमा का जो चंद्रमा का पार्ट है वही बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आगे यहाँ से बात करेंगे जिस बल की हम बात कर रहे थे, यानी कि ज्वारोत्पादक बल। ज्वारोत्पादक बल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मान लीजिए यहाँ अगर हम मून को बना लें, चंद्रमा को, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और एक पथ पर क्या कर रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, समझिएगा। तो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है पृथ्वी पर, और पृथ्वी भी चंद्रमा को क्या कर रही है? खींच रही है। तो चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जो पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि अगर हम इसके बिल्कुल बीच में बात करें, चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर जो बल लगा रहा है वो बल पृथ्वी के केंद्र पर चारों तरफ से एक समान होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक ना? बात समझिएगा। चंद्रमा पृथ्वी पर एक जो बल लगा रहा है वो है आकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, और अगर चंद्रमा इसको खींच रहा है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, आकर्षण बल यानी कि सिर्फ हम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी के चीज़ों को खींच रहा है अपनी तरफ, तो वो होता है क्या? आकर्षण बल। समझिएगा ध्यान से, यानी कि आकर्षण बल। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सरफेस से, पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर दूर जिस केंद्र पर बल लगा रहा है वो बल होता है आकर्षण बल। अब हमने कहा कि कोई पिंड ऐसे गोल गोल घूमता है तो उसके बाहरी सतह से क्या लगता है? अपकेंद्र बल लगता है, अपसारी बल लगता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर तो दोनों चीज़ें बराबर रहता है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर आकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है यहाँ पर उसके पृथ्वी के केंद्र सतह पर, बाहरी सतह पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो आकर्षण बल चंद्रमा का यहाँ पे लग रहा है, तो चंद्रमा में भी दो बल होंगे, क्योंकि चंद्रमा भी लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं घूम रहा है, वो भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा में भी, चंद्रमा का भी एक आकर्षण बल होगा और एक अपकेंद्र बल होगा, यानी कि एक अपकेंद्र बल होगा जो बाहर वाले पोजीशन से लगेगा, और दूसरा जो होगा वो आकर्षण बल होगा, ठीक। तो जो सामने पड़ जाएगा वो तो आकर्षण बल के कारण होगा। अच्छा, ये होता क्या है, एक और चीज़ समझिए आप, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, उसको जो है कि समझेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही किसी दूसरे केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। ये दोनों ही
किसी दूसरे केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों ही एक सिस्टम से, एक निकाय के तहत क्या कर रहे हैं कि सूर्य का चक्कर एक केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, ये स्थिति है इनकी। और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल हो गया, और दूसरा जो इस साइड लगेगा, पृथ्वी के अपोजिट साइड जो लगेगा चंद्रमा का, वो क्या होगा, अपकेंद्र बल होगा। ठीक, अपकेंद्र बल होगा। जो चंद्रमा का बल इस साइड लगेगा, जो पृथ्वी के सामने लगा, इधर ये अर्थ है, इसके ये सामने वाली सतह पर जो लगा वो तो आकर्षण बल हुआ, और जो पीछे वाली सतह पर लगेगा ये अपकेंद्र बल होगा। समझिएगा। तो होता क्या है, हम बात कर रहे थे ज्वारोत्पादक बल की। ठीक ना। तो क्या जितना आकर्षण बल लगता है, जितना आकर्षण बल लगता है, क्या उतना ही ज्वारोत्पादक बल होता है? नहीं। तो होता क्या है, आकर्षण बल और अपकेंद्र बल, आकर्षण बल तथा अपकेंद्र बल का जो अंतर होता है वही अंतर ज्वारोत्पादक बल होता है। और इतना ही ऊंचा ज्वार आता है। ठीक, बहुत जितना लगता उतना ऊंचा ज्वार नहीं आता। आता कितना है, रिजल्टेंट आता है, दोनों का परिणामी आता है। जितना आकर्षण बल और जितना अपकेंद्र बल होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है उतना ही ज्वारोत्पादक बल होता है। या चंद्रमा के परिभाषा क्या है, हम इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, नेट वगैरह में पीजीटी में ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में जाननी चाहिए। आकर्षण बल और अपकेंद्र बल का जो अंतर होता है उसी बल को ज्वारोत्पादक बल कहते हैं। तो अगर सीधे शब्दों में आप ये कहिए कि केवल आकर्षण बल से ज्वार भाटा आता है तो गलत है। केवल अपकेंद्र बल से ज्वार भाटा आता है। ठीक है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, चंद्रमा इधर है, तो पृथ्वी के घूम रही है तो ऐसे फेंक रही है, उसकी वजह से जो है कि पानी हिल रहा है सागरों का या जैसे भी, तो उसके वजह से ज्वार भाटा आता नहीं, ये भी गलत है। आकर्षण बल और अपकेंद्र बल, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे ही ज्वारोत्पादक बल कहते हैं, टाइडल प्रोड्यूसिंग फोर्स। और यही कारण होता है ज्वार भाटा के आने का। समझिएगा। ठीक, अच्छा, तो क्या पृथ्वी के इन दोनों जगहों पर एक समान ज्वार और एक समान भाटा आएगा? नहीं, एक समान ज्वार और एक समान भाटा नहीं आएगा। ठीक है, तो आएगा कैसे भाई? तो जो आकर्षण बल वाला भाग होगा, जो सतह चंद्रमा के ठीक सामने होगी, वहाँ पर जो ज्वार आएगा वो भी उच्च आएगा। क्या आएगा? उच्च ज्वार आएगा। और इस ज्वार को बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्वार। इस ज्वार को बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, डायरेक्ट टाइड। और जो इस साइड में आएगा ये भी उच्च ही होगा, क्योंकि ये भी इधर फेंक रहा है। अगर हम इसको, जैसे यहाँ पर हम एक पृथ्वी बनाते हैं और इधर हम चंद्रमा को बना लेते हैं, तो इधर मान लीजिए कि जो समुद्र का पानी खिंचाव होगा, तो समुद्र के पानी का खिंचाव इधर भी वैसे ही होगा। ठीक है, इधर भी वैसे ही पानी का, समुद्र के पानी का खिंचाव होगा। ठीक, चंद्रमा के कारण। तो ये आकर्षण हुआ और ये क्या हुआ? अपकेंद्र। ठीक है, या केंद्रापसारित फेंक रही है पृथ्वी या चंद्रमा के केंद्रापसारित बल के कारण। तो ये भी उच्च होगा और ये भी उच्च होगा, तो इसको कहेंगे प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक, इस वाले को, और इस वाले भाग को क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष ज्वार। ठीक, जो चंद्रमा के सामने वाला जो ज्वार आता है, चंद्रमा, पृथ्वी की सतह जो चंद्रमा के ठीक सामने होगी वहाँ पर भी उच्च ज्वार होगा, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्वार। और उसके ठीक पीछे जो ज्वार आएगा उसको वो भी उच्च होगा, ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार। ठीक, अच्छा, ये आएगा कैसे? देखिए, चूँकि ज्वारोत्पादक बल के दो घटक होते हैं, ज्वारोत्पादक बल के दो घटक होते हैं, ये भी जान लीजिए आप। एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक
और एक होता है क्षैतिज घटक, ठीक ना। एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक और एक होता है क्षैतिज घटक। अब इसको थोड़ा सा बांटते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर हम भूमध्य रेखा को इस प्रकार से बना दें, ये वाली जो लाइन क्या है, भूमध्य रेखा है। ये वाली लाइन मान लीजिए कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा है, ठीक। और ज्वार इस प्रकार से आ रहा है, ठीक ना। अगर ये चंद्रमा है, क्या है ये, चंद्रमा है, मून है, ये चंद्रमा है और इसका जो है कि आकर्षण शक्ति चंद्रमा की लग रही है, ठीक ना। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लग रही है, तो जो इधर आएगा समझिएगा वो प्रत्यक्ष ज्वार होगा और जो इधर आएगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष ज्वार होगा। लेकिन ये जो वर्टिकल फोर्स है, मतलब अगर ये भूमध्य रेखा बनाए और यहाँ से जो वर्टिकल लग रहा है ये इसमें कार्य नहीं करता है। यानी कि ज्वारोत्पादक बल के दो घटकों में से ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, तो वर्टिकल वाला आप सोच समझ सकते हैं क्या ही काम करेगा, ठीक है। तो वर्टिकल वाला यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं करता, इतना याद रखिए आप, ठीक है। क्षैतिज घटक, ज्वारोत्पादक बल का क्षैतिज घटक ही ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए। ज्वारोत्पादक यानी कि टाइडल प्रोड्यूसिंग फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, क्षैतिज घटक है, यही ज्वार भाटा क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, बाकी इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। वो क्या है कि कौन सी स्थिति होती है जब लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार यानी कि बृहत ज्वार आते हैं, तो उसको भी समझेंगे। तो देखिए, हम यहाँ बात करने वाले थे बृहत ज्वार और लघु ज्वार की, लेकिन बृहत ज्वार और लघु ज्वार को समझने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पर और समझेंगे, ठीक है। वो क्या है, देखिए, जब चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है और पृथ्वी का जो अपकेंद्र बल होता है, इसकी वजह से दो उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है। चंद्रमा के साइड वाला प्रत्यक्ष और इधर वाला अप्रत्यक्ष, ऐसा हिसाब किताब होता है। देखिए, चूँकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, समझिएगा। यानी कि एक ही समय पर पृथ्वी पर एक ही समय में दो बार उच्च ज्वार आएंगे और दो बार निम्न ज्वार आएंगे। यानी कि दो बार ज्वार और दो बार भाटा आएगा एक ही समय पे, दोनों जगह ज्वार और फिर दोनों जगह भाटा। लेकिन चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जा रही है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का जो केंद्रापसारित बल होता है, पृथ्वी का जो अपकेंद्र बल होता है, वो पृथ्वी के तो हर एक पॉइंट पे एक समान होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी घूम रही है, ठीक। तो हर एक पॉइंट पे उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से बढ़ेंगे ध्रुवों की तरफ, हर पॉइंट पे एक समान वो लगता चला जाएगा। लेकिन जो चंद्रमा का आकर्षण बल है वो चंद्रमा के सामने वाली पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा लगेगा। ये बात तो कन्फर्म हो गई, क्लियर हो गई। आइए अब आगे देखते हैं। तो चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, इसलिए जो दैनिक ज्वार आते हैं वो 24 घंटे में एक बार आते हैं। लेकिन जब तक पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है तो चंद्रमा भी क्या कर रहा है, चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा अगर स्थान ए पर है, तो 24 घंटे बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, बी पर आ जाता है, ठीक। अब ऐसी कंडीशन हो जाती है, जब तक 24 घंटे में पृथ्वी घूम करके वापस चंद्रमा के ठीक उसी सामने आती है, तब तक चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। लेकिन पृथ्वी जब घूम करके इसके सामने आती है तो चंद्रमा कुछ आगे बढ़ गया रहता है। तो उससे जब उसी देशांतर को जब ठीक मिलान करना होता है तो पृथ्वी को थोड़ा और ट्रैवल करना पड़ता है, थोड़ा और घूमना पड़ता है, ठीक ना। तो पृथ्वी जब उतना घूम करके पूरा करती है तो उतना कवर करने में उसको 52 मिनट का समय लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, 52 मिनट का समय लग जाता है। इसीलिए जो दैनिक ज्वार होते हैं, दैनिक यानी कि 24 घंटा में एक बार आने वाले ज्वार,
वो 24 घंटा 52 मिनट देर से आते हैं। यानी कि वो दैनिक ज्वार क्या होते हैं, 24 घंटा 52 मिनट की देरी से आते हैं। जबकि जो अर्धदैनिक ज्वार होते हैं, पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में अर्धदैनिक ज्वार भी आते हैं। अच्छा, ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, ज्वार के कई प्रकार होते हैं, अभी मैं उसको बताऊंगा आगे। ज्वार के कई प्रकार होते हैं, यहाँ दो अभी समझ लेते हैं, दैनिक ज्वार और अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार जो दिन में एक बार आता है, अर्धदैनिक ज्वार जो दिन में 2 बार आता है, यानी कि 12 घंटे पे ही आ जाता है। दैनिक ज्वार 24 घंटे पे आता है। तो समझिएगा, जो अर्धदैनिक ज्वार होता है वो 12 घंटा 26 मिनट लेट होता है, क्योंकि आधा लेट करेगा ना जाने में, समझ सकते हैं आप, आधा दिन में आने वाला है। तो जो अर्धदैनिक होता है, अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट लेट होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि दैनिक पूछ रहा है कि अर्धदैनिक पूछ रहा है। ठीक है, ड्यूरेनल टाइड पूछ रहा है कि सेमी ड्यूरेनल पूछ रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दैनिक ज्वार पूछे तो 24 घंटा 52 मिनट की देरी से आता है उसी स्थान पे, और अर्धदैनिक ज्वार पूछे तो 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आता है उसी स्थान पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझिए। अब यहाँ से बात करेंगे स्थिति के बारे में, कि कितनी स्थितियाँ होती हैं और दीर्घ ज्वार क्या होता है, बृहद ज्वार क्या होता है। ठीक ना, समझिए। देखिए, ये सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी, और ये है बीच में चंद्रमा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिजगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। सिजगी का नाम दिया जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस कंडीशन में आ जाएं तो यह सिजगी होती है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा सिजगी में सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी हो सकता है, और नहीं तो ये सूर्य हुआ, ये पृथ्वी हो गई, और ये मून चंद्रमा हो गया, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में आते हैं तो इसको सिजगी कहते हैं। और सिजगी दोनों अवस्थाओं में होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चंद्रमा चाहे सूर्य और पृथ्वी के बीच रहे, या चंद्रमा घूम करके इधर आ जाए, ठीक ना, इधर आ जाए घूम के, और पृथ्वी बीच में आ जाए, तो भी सिजगी ही बोलेंगे। सिजगी की अवस्था में दो बातें होती हैं, एक होती है युति यानी कि कंजंक्शन, और दूसरी होती है व्युति यानी कि अपोजिशन। एक कंजंक्शन और दूसरा अपोजिशन, समझिएगा। ठीक है, अब कंजंक्शन क्या होता है, जब चंद्रमा बीच में हो, जब चंद्रमा बीच में हो तो इस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे, युति। अपोजिशन क्या होता है, जब चंद्रमा उधर चला जाए, पृथ्वी को बीच में कर दे, तो ये चीज़ क्या होती है, व्युति होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब समझिए सिजगी की कंडीशन कब होती है। देखिए, सिजगी की कंडीशन होती है न्यू मून को, यानी कि इसको बोलते हैं अमावस्या, अमावस्या को, नहीं तो फुल मून को। फुल मून इसको कहते हैं पूर्णिमा। ठीक, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सिजगी की अवस्था आती है। ठीक है, न्यू मून और फुल मून। चलिए, इसमें ये भी आपको बता देते हैं कि युति में अमावस्या होगा कि व्युति में अमावस्या होगा, आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा, यहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी से देखेंगे तो आपको चंद्रमा का कोई भाग दिखाई ही नहीं देगा। तो ये जो कंडीशन होती है युति की,
ये न्यू मून वाला होता है, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है, न्यू मून की होती है, इसी को अमावस्या बोलते हैं। और व्युति की कंडीशन क्या होती है, पूर्णिमा को होती है। तो प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को, यानी कि हर 15 दिन पे, ठीक है, ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, बृहत ज्वार आता है। क्या आता है भाई, बृहत ज्वार, ठीक है, दीर्घ ज्वार आता है। क्यों दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि ये चीज़ आप समझ ही चुके हैं, हमने बताया था अभी, प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार। चंद्रमा के ठीक सामने वाला भी ज्वार और चंद्रमा उसी के ठीक विपरीत वाला भी ज्वार, ठीक, दोनों उच्च होगा तो बृहत ज्वार आते हैं। पृथ्वी पर क्या होगा, इधर भी बृहत ज्वार आएगा और इधर भी बृहत ज्वार आएगा, ठीक ना। एक तो आकर्षण के कारण और दूसरा जो होगा वो केंद्रापसारित बल के कारण, ठीक। और दोनों का जो अंतर होता है उसी का परिणामी होता है ज्वार उत्पादक बल, और यही बल क्या करता है, दोनों जगह ज्वार लाता है। ध्यान रखिएगा ये बात। और जब पृथ्वी भैया बीच में आ गए तो सूर्य का इधर से लग रहा है, केंद्रापसारित बल भी लग रहा है, और चंद्रमा का तो इधर लग ही रहा है। तो इस दशा में भी उच्च ज्वार आ रहा है, इस दशा में भी उच्च ज्वार आ रहा है, यानी कि बृहत ज्वार, ठीक है। तो अच्छा, बृहत ज्वार का मतलब क्या होता है और लघु ज्वार का मतलब क्या होता है। बृहत ज्वार वह ज्वार होता है जो सामान्य आने वाले ज्वारों से काफ़ी ऊंचा होता है, और लघु ज्वार क्या होता है, जो सामान्य आने वाले ज्वारों से काफ़ी नीचे आता है, ठीक, समझिएगा। तो उसको बृहत ज्वार और लघु ज्वार बोलते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग ज्वार भी आते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो ज्वार होता है ना, ज्वार और भाटा, ज्वार की ऊंचाई और भाटा तक नीचे जाने का जो समुद्र का सतह होता है, इसको ज्वारीय परास कहते हैं। ये भी जानिए, टाइडल रेंज कहते हैं, ज्वारीय परास, यानी कि टाइडल रेंज कहते हैं, ज्वारीय परास कहते हैं, ठीक है। ज्वार आया बिल्कुल ऊपर और फिर भाटा नीचे, इन दोनों के बीच कितना रेंज होता है, कितना परास होता है, कितना अंतर होता है, उसी को बोलते हैं ज्वारीय परास। और सर्वाधिक ज्वारीय परास हमें देखने को मिलता है फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, ठीक है। फंडी की खाड़ी में 20 मीटर 30 मीटर तक ऊंचे ज्वार आते हैं, और 10 मीटर तक 5 मीटर तक जो है कि ज्वार लघु हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वारीय परास फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक। और सर्वाधिक ज्वार भी फंडी की खाड़ी में आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। दुनिया में सर्वाधिक ज्वार कहाँ आते हैं, तो फंडी की खाड़ी में आते हैं। फंडी की खाड़ी है कहाँ, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, न्यू फाउंडलैंड के पास में है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे न्यू मून और फुल मून, यानी कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार आते हैं, सिजगी की अवस्था बनती है, युति और व्युति होता है। दूसरी बात, अब क्या हो सकता है भाई, लघु ज्वार भी आता है। क्या आता है, लघु ज्वार, ठीक है, लघु ज्वार आता है जब सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा मून यहाँ हो जाए, ठीक ना। जब 90 डिग्री का कोण बना दे इन दोनों का, चंद्रमा भाई पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते, पहले यहाँ था तो सिजगी था, समझिएगा, यहाँ था तो सिजगी की अवस्था थी, युति जिसको कहते थे। यहाँ था तो क्या था, सिजगी अवस्था थी, लेकिन व्युति कहते थे उसको, अपोजिशन। लेकिन यहाँ अगर आ जाए, हम इस कंडीशन की बात, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, है ना, यानी कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा आपस में 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, तो इस दशा में जो ज्वार उत्पादक बल होता है उसका मान आधा आधा हो जाता है, ठीक। कुछ तो सूर्य के कारण इधर हो जाता है और कुछ चंद्रमा के कारण इधर हो जाता है, इधर लगता है। कुछ सूर्य के कारण इधर लग रहा है और कुछ चंद्रमा के कारण इधर लग रहा है। तो होता क्या है, ऐसी दशा में लघु ज्वार आते हैं, ठीक ना। तो इसी कंडीशन को लघु ज्वार कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल पक्ष
प्लस कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, या तो सप्तमी को आए या फिर अष्टमी को आएगा जरूर लघु ज्वार। तो दीर्घ ज्वार या बृहत ज्वार आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, जब सिजकी की अवस्था होती है, उसमें युति और वियुति होता है। लघु ज्वार आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन, ठीक ना। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है समझते हैं। गांव में जैसे बोला जाता है अजोरिया रात, जब चंद्रमा हमें आसमान में दिखते हैं, चांदनी दिखती है, तो अजोरिया रात है ना, बड़ा शीतल होता है, मधुर होता है, एकदम बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। शादीशुदा लोग तो अब आराम से बैठ के छत पे एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, पता नहीं तो वो होता है शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा की चांदनी रहती है, ठीक है। लोग आराम से बैठ के देखते हैं, बड़ा शीतल होता है, कभी बैठिएगा देखिएगा, है ना। पढ़ना ज़रूरी है, बैठे ही मत रह जाइएगा ऊपर ही। या फिर कृष्ण पक्ष, जब अंधेरा रहता है, तब आप घर में दुखी होते ना, डर लगता है, तब जाने का बाहर मन नहीं करता है, वो कृष्ण पक्ष होता है, जब अंधेरिया रात हो। तो कृष्ण पक्ष अजोरिया रात वाला शुक्ल पक्ष होता है ना। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है कि बृहत ज्वार आता है। ये तो बात हो गई यहाँ तक। इसके अलावा हम यहाँ से एक चीज़ आपको और बताएंगे, क्रांतिक ज्वार क्या होता है समझिएगा, वो भी बता देते हैं। क्रांतिक ज्वार, ठीक है। डिक्लाइनेशन टाइड, क्रांतिक ज्वार क्या होता है देखिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी पर दो रेखाएं इसके मॉडल पर, ग्लोब पर बनाई गई हैं। कर्क मकर रेखा नीचे और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कर्क रेखा। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं, दोनों की ही रोशनी या दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन होते रहते हैं। तो ऊपर तक जाते हैं, नीचे आते हैं, यानी कि कर्क से मकर रेखा के बीच रहते हैं। तो कर्क से मकर रेखा के बीच की स्थिति में जब ये रहते हैं, और इनकी स्थिति में, इनकी कर्क और मकर रेखा के बीच की स्थिति में होने के कारण जो जिस प्रकार का जो ज्वार आता है, उसी ज्वार को बोलते हैं क्रांतिक ज्वार। समझिए इसको। सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी के भूमध्य रेखा से परिवर्तनशील होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के किसी भी पिंड के, ठीक है, इक्वेटर से परिवर्तनशील होने को ही दिक्पात या फिर क्रांति कहते हैं, डिक्लाइनेशन कहते हैं। और भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने या आने पर, ठीक है, जिस प्रकार का ज्वार इनके प्रभाव में आता है, उसको क्रांतिक ज्वार बोलते हैं। जैसे समझिए, चंद्रमा या सूर्य अगर कर्क रेखा के पास में है, तो उसका प्रभाव कर्क रेखा पर ज़्यादा पड़ेगा। तो कर्क रेखा के आसपास जो भी समुद्र होंगे, उसमें जो ज्वार आएगा, उन आने वाले ज्वारों को क्रांतिक ज्वार का भी नाम दिया जाता है। या फिर सूर्य या चंद्रमा मकर रेखा के पास में है, तो भाई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना, मकर रेखा के पास में रहेंगे तो मकर रेखा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ सामान्य से कुछ अधिक ज्वार आएगा। उसी तरीके से जब कर्क रेखा पर रहेगा, तो सामान्य से कुछ अधिक ज्वार कर्क रेखा पर आएगा। तो ऐसे ज्वारों को क्रांतिक ज्वार कहा जाता है। इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा आपसे और कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। कुछ थ्योरीज हैं जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति को बताती हैं, कुछ सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को भी हम लोग फटाक से पढ़ लेते हैं। तो क्या सिद्धांत हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम ये पढ़ेंगे। पहली जो थ्योरी है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित, वो न्यूटन की थ्योरी है। न्यूटन महोदय ने 1687 में ही बताया था संतुलन साध्य के बारे में। यानी कि इक्विलिब्रियम थ्योरी, ठीक, संतुलन साध्य, इक्विलिब्रियम थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था कि देखिए, सूर्य और चंद्रमा
जो इनकी बात बताए हैं वही संतुलन साध्य में है, रिपीट कर देते हैं उसको। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अलग से लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये दोनों एक केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। चूँकि पृथ्वी का अपना केंद्रापसारित बल भी है और चंद्रमा का अपना जो है कि आकर्षण बल भी है, तो पृथ्वी का केंद्रापसारित बल और चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा के सामने जो पृथ्वी का भाग होगा, जो पृथ्वी का भाग चंद्रमा के सामने होगा, वहाँ चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज़्यादा काम करेगी, केंद्रापसारित बल वहाँ कम काम करेगा। जबकि पीछे वाले भाग में केंद्रापसारित बल ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, और चंद्रमा का आकर्षण बल इसके पीछे वाले भाग में कम होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, समझिए भाई, पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी का जो अपसारी बल हो रहा है, चीज़ों को बाहर फेंकने का जो कार्य हो रहा है, वो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। लेकिन इधर जो है चंद्रमा का आकर्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो वो मैनेज करके जो परिणाम, उसका जो रिजल्ट दे रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर ज्वार आ रहा है और यहाँ पर भी उसी के हिसाब से आ रहा है। तो इन दोनों का जो परिणामी होता है वो ज्वार उत्पादक बल होता है। तो इसी को न्यूटन महोदय ने संतुलन साध्य बताया, कहा कि ये संतुलन होता है और इसी संतुलन के होने की वजह से ज्वार आते हैं। इस संतुलन को स्थापित करने के लिए ज्वार आते हैं। बाकी आगे की कहानी हमने आपको बताई, बहुत कुछ इसमें नहीं है। न्यूटन महोदय का सिद्धांत है इक्विलिब्रियम थ्योरी, संतुलन साध्य सिद्धांत, ठीक है, समझिएगा इसको। इसके बाद दूसरा है प्रगामी तरंग सिद्धांत। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव थियरी। प्रोग्रेसिव वेव थियरी, ये सिद्धांत 1833 में विलियम वेबल ने दिया। विलियम वेबल ने 1833 में ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के दक्षिणी महासागर से, जिसमें कि स्थल खंड बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम स्थल खंड है, या लगभग ना के बराबर कह लें। तो यहाँ से तरंगे उठती हैं जल में, यहाँ से तरंगे उठती हैं, और जब ये उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो उत्तरी गोलार्ध के स्थल खंडों से टकराती हैं, और स्थल खंडों से जब टकराती हैं तो स्थल खंडों से टकराने के बाद ये इधर उधर भागने लगती हैं, और जब स्थल खंडों से टकराती हैं तो स्थल खंडों के ऊपर आने का प्रयास करती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ये बिल्कुल अवास्तविक सिद्धांत है, वास्तविकता से इस सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं है। बहुत आलोचना की जाती है, हालांकि इनके सिद्धांत की, न्यूटन के सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है, इनके सिद्धांत की भी आलोचना है, ठीक है, क्योंकि सही व्यवस्थित ये नहीं, इनका तो जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है ये तो बिल्कुल अवास्तविक है, वास्तविकता में कुछ तो है ही नहीं है। इसके बाद हैरिस महोदय आए, ठीक है, इन्होंने अप्रगामी तरंग सिद्धांत दिया। हैरिस महोदय आए और इन्होंने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित अप्रगामी तरंग सिद्धांत दिया। ठीक, पूरा नाम क्या था इनका, R.A. हैरिस। ठीक है, R.A. हैरिस। इन्होंने क्या किया, अप्रगामी तरंग सिद्धांत दिया और कहा कि देखिए भाई, इन्होंने विलियम वेबल ने जो कहा वैसा कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, पृथ्वी लगभग ऐसे है और इसमें जल भरा हुआ है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर पानी ऐसे भरा हुआ है ना किसी पात्र में, तो समझिए कि महासागरों में पृथ्वी का जल ऐसे ही है। अगर एक तरफ का जल डिस्टर्ब होगा तो दूसरे तरफ का जल भी डिस्टर्ब होगा। ये कहना था R.A. हैरिस का। इनकी बात थोड़ी ठीक भी लगती है कि हाँ चलो ठीक है। कहा कि अगर इस पात्र को हिला दीजिए, जैसे पृथ्वी के महासागर हैं, अगर वो हिलते हैं या उनमें का जल हिलता है, तो इन्होंने कहा कि जगह पानी अगर इधर का ऊपर उठेगा ऐसे,
तो इधर पानी क्या हो जाएगा, खींच करके डाउन हो जाएगा, इतने पर आ जाएगा। और पानी जब इधर ऊपर उठेगा तो इधर का पानी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इन्होंने ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण यही बताया कि देखिए यही क्रिया होती है महासागरों में, तो ज्वार भाटा आता है। और जो द्वीप होते हैं या जो महाद्वीप होते हैं उनके दोनों किनारों पर इसी प्रकार से जो है कि महासागरीय तरंगे या महासागरीय लहरें टकराती हैं। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत मुख्य थे ज्वार भाटा में। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सिजगी क्या होता है, मतलब ज्वार भाटा से संबंधित कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, सब कुछ हमने बाकायदे हर एक चीज़ आपको समझा दी है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। इसके अलावा सीधा कोई सवाल पूछने के लिए या सीधा जुड़ने के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है, उसको दे दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, आपको संतुष्ट किया जाएगा, जवाब आपका दिया जाएगा। मैं फिर से ये बता दे रहा हूँ कि ये जो मेरा प्रयास है पूरा भूगोल, टोटल ज्योग्राफी बिल्कुल फ्री पढ़ा देने का यूट्यूब पर। कोई ऐप ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे नेट की आपको तैयारी करनी हो, चाहे पीजीटी की तैयारी करनी हो, सारा सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा। प्लेलिस्ट चेक करिए, हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आर्थिक भूगोल पढ़ा दिया है, ज्योग्राफिकल थाट पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है उस पर। ठीक, तो बेसिक से सारी चीज़ें कवर करना। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रखा हमने, तो पूरा जा कर के आप चेक करिए, देखिए उसको, है ना। हर एक टॉपिक पर हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में जो बहुत सारी एडटेक कंपनियाँ हैं या जो ऐप का चक्कर है, ये लोग फंसते चले जा रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। टोटल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ मेरा मकसद है कि शिक्षा सबको मिले। कोई गरीब बच्चा है वो कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से जो है कि 20,000 30,000 50,000 रुपये खर्च कर रहा है फर्स्ट पेपर के लिए, सेकेंड पेपर के लिए, ये वो करके, कुछ नहीं है। ठीक है, चुपचाप आप अगर मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, या मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल को फॉलो करें। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैंने जब ढूंढा तो मुझे ऐसा नहीं मिला कि हर एक सब्जेक्ट वो भी डिटेल में मिले। तो मैंने ये प्रयास किया आपको पढ़ाने का कि मैं हर एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी का पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी या मेरा प्रयास कैसा रहा।